हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, उत्तराखंड में भूगोल की श्रृंखला हमारे यहाँ चल रही है और इसमें जो पिछले टॉपिक के रूप में मैंने आपको पढ़ाया था, वनों की स्थिति के बारे में पढ़ाया था। आज का टॉपिक भी वनों की स्थिति का जो अगला पार्ट है, ठीक है, पार्ट 6 के रूप में वनों की स्थिति में हमने जो चीजें पढ़ी थी वो पढ़ा था कि उत्तराखंड में वनों का इतिहास क्या रहा, गढ़वाल मंडल में कितने प्रतिशत वन है, कुमाऊं मंडल में कितने प्रतिशत वन है, कहाँ कितने ज्यादा वन है, कहाँ कितने कम वन है, प्रतिशत रूप में भी वनों का आंकड़ा हमने वहां समझ लिया था। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के इस टॉपिक में यानी पार्ट 7 के रूप में हम उत्तराखंड के वनों की स्थिति को आगे बढ़ाएंगे और यहां समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड में वनों का प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है, वनों को सघनता के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, और साथ ही ये देखेंगे कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के आधार पर वनों के उत्तराखंड में कितने प्रकार हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं उत्तराखंड का ये टॉपिक, वनों से संबंधित है, जो कि चलिए पहला लिख लीजिए, रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के आधार पर, रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के आधार पर वनों के प्रकार। तो पहला ये देख लेते हैं कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के आधार पर वनों के कौन कौन से प्रकार यानी कितने भागों में इनको बांटा गया है, और ये जो विभाजित किया है ये केंद्रीय वानिकी परिषद में विभाजित किया है। तो दोस्तों इसमें लिख लीजिए ब्रैकेट में, केंद्रीय वानिकी परिषद द्वारा विभाजित, परिषद द्वारा विभाजित। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे एक चीज का जवाब ये दे दीजिए, बता देना सभी लोग कि केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया गया था। तो क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में वनों की स्थिति से संबंधित जो आंकड़े पढ़ाए थे उसमें बताया था आपको वनों के इतिहास में कि केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन कब किया गया था। तो आप ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब जरूर देना, ठीक है। चलिए देखते हैं रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के आधार पर वनों के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित या सुरक्षित वन, आरक्षित या सुरक्षित वन, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा गैप करके लिख लेते हैं, यह है हमारे संरक्षित वन, संरक्षित वन। और तीसरे जो वन है वो हमारे हो गए अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, या इनको ऑब्लिक करके कह लीजिए खुले वन। और पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आरक्षित या संरक्षित वन क्या होते हैं, ठीक है। तो आरक्षित वन आप जानते रहिए कि वो वन होते हैं जहां पूरी तरह से जंगल में पूरी तरह से मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं, और अगर आपको किसी कारणवश जंगल से होकर जाना है तो आपको संबंधित उस क्षेत्र के संबंधित वन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है, यानी पूरी तरह से मानवीय गतिविधियों पर यहां प्रतिबंध होता है। संरक्षित वन थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधियों की यहाँ छूट होती है, यानी आप जंगल में जा सकते हैं परंतु पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी तरह से अवर्गीकृत या खुले वन क्या होते हैं, तो यहाँ समस्त प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति सरकार द्वारा प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं कि उत्तराखंड के क्षेत्र में आरक्षित या सुरक्षित वनों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आरक्षित या सुरक्षित वन है आपके 69.86%। तो इतने वन आपके उत्तराखंड में आरक्षित या सुरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि उत्तराखंड में आरक्षित वनों या सुरक्षित वनों का जो आंकड़ा है वो कितना प्रतिशत है। दूसरा देख लीजिए संरक्षित वन, तो संरक्षित वन है आपके 26.01%। और लास्ट में है आपका अवर्गीकृत वन या खुले वन, तो जो रिमेनिंग बच जाता है आप इसको ऐड करके तीसरा याद करने की भी जरूरत नहीं आपको, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं 4.13% आपके अवर्गीकृत या खुले वन है। तो इसमें आप साथ में दो लाइनें ये लिख लेंगे कि आरक्षित वनों में किसी प्रकार की मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती, संरक्षित वनों में थोड़ी बहुत मानवीय गतिविधि के साथ वनों में जाने की छूट होती है, और साथ ही अवर्गीकृत या खुले वन में आप लिख लीजिए यहाँ समस्त प्रकार की मानवीय गतिविधियां की छूट होती है, ठीक है। तो अब इसमें एक नोट लिख लीजिए आप, नीचे से सबसे नीचे एक नोट लिख लीजिए, राज्य में अगर पूछेगा कि किस नदी बेसिन में सर्वाधिक वन है, तो राज्य में टोन्स नदी बेसिन में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं, ठीक है, टोन्स नदी बेसिन में। और वनों का यहां प्रतिशत क्या है टोन्स नदी बेसिन में, तो बच्चों टोन्स नदी बेसिन में वन देखें तो 76.60%, ठीक है, टोन्स नदी बेसिन में वन है, टोन्स नदी बेसिन। तो ध्यान रखना राज्य में सबसे ज्यादा वन टोन्स नदी बेसिन में है, ठीक है। इसके बाद अगर बोलेगा तो इसके बाद आपका आ जाता है कोसी नदी, ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है यमुना नदी में सर्वाधिक वन है, और लास्ट में आ जाता है काली नदी, काली नदी में
तो इस प्रकार से आप ये वनों का आंकड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस नदी बेसिन में कितने वन हैं। तो सबसे ज्यादा वन जो है आपका टोंस नदी बेसिन में है 76.60% वन। उम्मीद करता हूं कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल के आधार पर जो कि केंद्रीय वानिकी परिषद ने बांटा है वनों को, तो आप समझ गए होंगे कि उत्तराखंड में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। चलिए अगले टॉपिक के रूप में देख लेते हैं कि वनों की सघनता के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 2019 की वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जो कि 16वीं वन रिपोर्ट थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, ठीक है। 2021 की वन रिपोर्ट अभी आई नहीं है, उसको थोड़ा समय लगेगा आने में, क्योंकि प्रति 2 वर्षों में एफएसआई द्वारा वनों के आंकड़े जारी किए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए लिख लीजिए यहां अगला टॉपिक, वनों की सघनता के आधार पर, यानी कितने सघन वन है ना, आधार पर वनों का विभाजन। दूसरा है ये वनों का विभाजन। तो इसमें भी 3 प्रकार से वनों को विभाजित किया गया है बच्चों, ठीक है। तो पहला लिख लीजिए आप, सबसे पहला है अति सघन वन, अति सघन वन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन, और तीसरा हो जाएगा आपके खुले वन, ठीक है बच्चों। अब इसमें देख लेते हैं कि अति सघन वन क्या है। अच्छा देखिए, मैंने आपको वनों के जो आंकड़े पढ़ाए थे पिछली बार, उसमें बताया था कि उत्तराखंड के जो कुल भाग पर वनों का फैलाव है वो 47.01% भाग पर वनों का फैलाव है, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि 45.44 पर तो कुल वनावरण वनाच्छादित भूमि थी, कुल वनावरण वनाच्छादित भूमि, और साथ ही जो बचा था 1.57%, ठीक है। तो इसमें था आपका मतलब छुटपुट अवस्था में जो वन फैले हुए हैं, तो ये इसको कह देते हैं आप वन, ठीक है, या पेड़ कह लीजिए, है ना। तो ये टोटल मिला के हो जाता है आपका वनों का आंकड़ा 47.0% वन, 01% वन। तो इसी आधार पर वनों की सघनता के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, ठीक है, कि कितने सघन वन है। तो देख लेते हैं अति सघन वनों का राज्य में कितना प्रतिशत है। तो अति सघन वनों का राज्य में जो प्रतिशत है बच्चों, वो 20.45% है, ठीक है। मैं बात करूं मध्यम सघन वन, तो मध्यम सघन वन है आपके 53.03%, ठीक है। और जो रिमेनिंग बच जाता है आपका, रिमेनिंग बच जाता है 26.52%, ठीक है। तो ये आपके खुले वन है, ठीक है। तो इस प्रकार से वनों का आंकड़ा है अति सघन वन का, मध्यम सघन वन का और खुले वन का। अब यहां से प्रश्न ये भी बन जाता है कि राज्य में अति सघन वन सबसे ज्यादा कहां है। तो अति सघन वन अगर पूछेगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो आपका उत्तर हो जाएगा नैनीताल, नैनीताल। और पूछेगा सबसे कम अति सघन वन कहां है, तो सबसे कम हो जाएंगे आपके हरिद्वार, ठीक है बच्चों। यह आंकड़ा भी आप ध्यान रखना। अब साथ में मध्यम सघन वन पूछेगा, तो मध्यम सघन वन सबसे ज्यादा है आपके, सबसे ज्यादा ये है आपके पौड़ी में, और सबसे कम, तो सबसे कम हो जाएंगे आपके यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर जनपद में, ठीक है बच्चों। खुले वन की बात करेगा तो खुले वन में भी सेम टू सेम यही आंकड़ा आ जाएगा। सबसे ज्यादा वन हो जाएंगे आपके खुले वन पौड़ी में, और सबसे कम खुले वन हो जाएंगे आपके यूएस नगर में। तो ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो मैंने 100% के हिसाब से माना हुआ है। अगर सघनता के आधार पर इस वाले भाग को उठाता है 45.44% के हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछता है, तब आपके आंकड़े ये बदल जाते हैं। तो इसको ऑब्लिक करके लिख लीजिए, अति सघन वन राज्य में 9.44% भी कहे जा सकते हैं। ध्यान रखना, 9.44% भी कहे जा सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है आपका मध्यम सघन वन। तो मध्यम सघन वन में आप जो ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, तो 23.94% लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके हिसाब से बता रहा हूं मैं ये 45.44, क्योंकि मैंने बताया था कुल वनावरण वनाच्छादित भूमि। आप जब पिछला लेक्चर जाके पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको समझाया था कुल वनाच्छादित जो वनावरण भूमि होती है, उसमें आपको अगर आप एक जगह से खड़े हो जाएंगे तो लंबे दूरी की दूरी आपको पेड़ों ही पेड़ों की नजर आएगी, यानी पूरी तरह से पेड़ ही पेड़
फैले होते हैं, यानी पूरी तरह से सघनता से भरपूर होता है ये वाला एरिया। तो इसलिए सघनता के आधार पर वनों को हम इस वाले प्रतिशत के हिसाब से भी बांट लेते हैं। तो 9.44% हो गया अति सघन वन, मध्यम सघन वन हो गए हमारे 23.94%, और जो रिमेनिंग बचेगा बचता है लगभग 12.06 के आसपास बचता है। आप इसको देख लेना, जोड़ के आप इसमें से घटा लेना 45.44% में से, तो लगभग इतना ही आएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके खुले वन। तो वनों की सघनता के आधार पर भी हमने वनों के आंकड़ों को समझ लिया, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें समझने की कोई चीज नहीं है। चलिए तीसरे भाग की ओर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रशासनिक विभाजन वनों का किस प्रकार से किया गया है, और इसके हैं आपके 4 पार्ट। तो चलिए बच्चों लिखिए इसमें आप वनों का प्रशासनिक विभाजन, और ये 4 प्रकार से है, मैंने आपको बता दिया। तो वनों का प्रशासनिक विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। पहला लिख लीजिए आप वन विभागाधीन, यानी वन विभाग के अधीन कितने वन है, वन विभागाधीन, ठीक है। अच्छा एक चीज है, इसमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक जवाब और देंगे मुझे कि गढ़वाल वन विभाग और कुमाऊं वन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो वन विभागाधीन। दूसरा लिखिए राजस्व विभागाधीन, राजस्व विभागाधीन, ठीक है। तीसरा लिखिए वन पंचायताधीन, यानी वन पंचायतों के अधीन कितने वन है, वन पंचायताधीन, ठीक है। और लास्ट लिख लीजिए चौथा नंबर निजी व संस्थागत वन, निजी या लिख लीजिए संस्थागत वन। इसमें निजी या संस्थागत वन, यानी निजी या संस्थागत क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं होती है, या आपके जैसे कंटोनमेंट बोर्ड हो गए, ठीक है, नगर पालिकाएं हो गई, या कोई निजी एजेंसी है तो उनके अधीन सरकार वनों को देखरेख करने का दे देती है दायित्व, तो निजी संस्थागत वन के अधीन वो वन आते हैं। तो वन विभागाधीन, तो पहले ये देख लेते हैं कि वन विभाग के अधीन कितने प्रतिशत वन है। तो इसमें जो आंकड़ा आता है वो आता है आपका 70.46%, ठीक है बच्चों। अब राजस्व विभागाधीन देख लेते हैं कितने वन हैं। तो राजस्व विभाग के अधीन जो वन है वो है आंकड़ा 13.76% का, यानी राजस्व विभाग के अधीन जो वन है वो 13.76% है। वन पंचायतों के अधीन वनों की बात करूं तो 15.32% वन है, और निजी या संस्थागत वन के अधीन है सिर्फ 0.46% वन। अच्छा इसमें जो आंकड़ा पहुंच रहा होगा ये आपका टोटल 100 नहीं पहुंच रहा होगा, तो इसमें जो रिमेनिंग है, जो बचा है, वो आपकी झाड़ियां आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है, श्रब बोलते हैं जिनको, SHRUB, श्रब को शामिल किया गया 2019 की वन रिपोर्ट के अंतर्गत। तो जो 0.06 बचेगा वो आपका झाड़ियां बच जाएंगी, ठीक है। 100 पूरा नहीं होगा, आप इसको जोड़ करके देख लेना। तो समझ लीजिए वन विभागाधीन यानी 70.46%, राजस्व विभाग के अधीन 13.76% वन है, वन पंचायतों के अधीन 15.32% वन है। अच्छा वन पंचायतों का गठन उत्तराखंड में कब किया गया था, तो इसको यहां आगे से नोट करके लिख लेना, ठीक है। तो वन पंचायतों का अधीन राज्य में 1931 में किया गया था, यानी एक आदेश जारी किया गया था, उसके तहत वन पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। पर वन पंचायतों का गठन 1932 में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के लगभग हर जनपद में कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखना वन पंचायतों का। और जो 2019 की वन रिपोर्ट है उसमें अगर वन पंचायतों की बात करूं तो उसमें वन पंचायतों की जो बात बताई गई है वो बताई गई है कि 12,167 वन पंचायतें हैं राज्य में इस समय, ठीक है। तो टोटल वन पंचायतों की संख्या राज्य में कितनी है इस समय, तो वो है आपकी 12,167। और निजी व संस्थागत वन तो मैं आपको समझा ही चुका हूं 0.46%। कंटोनमेंट बोर्ड, नगर पालिका परिषद और जो भी निजी संस्थाएं उनके अधीन सरकार कुछ वन दे देती है कि भाई आप इनकी देखरेख कीजिए। तो इस प्रकार से वनों का प्रशासनिक विभाजन भी आपका ये है, ठीक है दोस्तों। अच्छा अब इसमें एक टॉपिक ये बचता है आपका कि जो 2017 की वन रिपोर्ट थी और जो 2019 की वन रिपोर्ट आई, तो उसमें सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि कहां देखी गई और सबसे कम वनों में वृद्धि कहां देखी गई। तो जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, अगर बात करें 2017 और 2019 की वन रिपोर्ट को कंपेयर करके, तो जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आपकी, सबसे ज्यादा वृद्धि, तो बच्चों सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है आपकी उत्तरकाशी जनपद में। कहां?
उत्तरकाशी में वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका यहाँ देहरादून का नाम, और तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पिथौरागढ़ का नाम। यानी इस तरह से वनों की सबसे ज्यादा वृद्धि उत्तरकाशी जनपद में, फिर देहरादून में, और तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ जनपद में देखी गई। अच्छा, सबसे कमी कहां देखी गई? सबसे ज्यादा कमी, तो वनों में सबसे ज्यादा कमी देखी गई आपकी नैनीताल में, नैनीताल। ठीक है, ऊधम सिंह नगर, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका हरिद्वार। तो सबसे ज्यादा कमी यहां देखी गई है, तो ये भी आप नोट करके लिख लीजिए। तो इस प्रकार से जो वनों का आंकड़ा था वो यहाँ टॉपिक हमारा पूरा होता है। अब मैं यहाँ आपके लिए कुछ ऐसी जो संस्थाएं हैं उत्तराखंड के क्षेत्र में वनों से संबंधित कार्य कर रही है या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है, तो उनके गठन के बारे में मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि कब गठन हुआ या कहाँ गठन हुआ उनका। ठीक है, और उनका मुख्यालय आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो मैं एक तरफ आपका संस्था लिख दूंगा और दूसरी तरफ ये लिख दूंगा कि वो कहाँ अवस्थित है, और फिर मैं उसको आपको बता भी दूंगा। चलिए वही लिख देते हैं अब आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हैं आपके वो संस्थान जो वनों या पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से संस्थान हैं मैंने आपके लिए नाम लिख दिए हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें। एक बार मैं पढ़ करके आपको बता देता हूं। ठीक है, तो जैसे है आपका पहले नंबर पर उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, तो ये श्रीनगर में आपका, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर। ठीक है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो गोपेश्वर चमोली। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, इसको सीमैप भी कह देते हैं शॉर्ट में, तो ये आपका पंतनगर में है, पंतनगर यानी ऊधम सिंह नगर जनपद। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, FRI तो आप जानते ही हैं 1906 में। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, तो कोसी कटारमल यानी अल्मोड़ा के क्षेत्र में ये है। ठीक है, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन, तो ये नैनीताल में है। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो, ये निगलाट नैनीताल के क्षेत्र में है। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, ये आपका देहरादून में है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे। अगला देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकेडमी, तो ये आपका देहरादून में है। ठीक है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हल्द्वानी में। ठीक है, फल संरक्षण संस्थान आपका रामगढ़ यानी नैनीताल। राष्ट्रीय शीत मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके ऊपर भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो भीमताल नैनीताल, और लास्ट है आपका हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो ये है आपकी पटवा डांगर नैनीताल में। अब देखिए इधर मैंने आप लोगों के लिए कुछ नोट लिखे हैं, तो नोट में पहला क्या है आपका, उत्तराखंड में कुल 112 प्रकार के वन, 73 प्रकार की श्रब यानी झाड़ियां, ठीक है, व 94 यानी हर्बल बोलते हैं इनको, औषधियां पाई जाती हैं। तो श्रब के अंतर्गत हम किस किस चीज को ले लेते हैं, तो गुलाब, तुलसी और नींबू। ना तो ये पूरी तरह से पेड़ होते और ना पूरी तरह से ये झाड़ियां होती, मतलब लेकिन इनको झाड़ियों की श्रेणी में रख देते हैं। अगला नोट है आपका, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछी जा सकती है, तो 1921 में हुई थी। नोट लास्ट है आपका, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, तो ये 1909 में स्थापित किया गया था, या इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। अच्छा, एक नोट लास्ट में आपका ये बच जाता है, नोट करके लिख लीजिए इसको, राज्य में पहली पौधरोपण नीति। तो राज्य में पहली या राज्य की पहली पौधरोपण नीति बच्चों ये 6 और 6 यानी 6 जून 2006 को लागू की गई थी राज्य में। तो ध्यान रखना 6 आपको याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये है आपके जो किस विभाग के अधीन कौन से वन थे, किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है वनों को, तो वो मैंने आपको यहाँ पूरा समझा दिया है। अब अंतिम टॉपिक के रूप में जो उत्तराखंड का भूगोल बचता है, यहाँ वनों के प्रकार बचता है। ठीक है, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार वन, इस प्रकार के जो वन हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर के माध्यम से बता दूंगा। और फिर लास्ट लेक्चर बनाएंगे हम इसका पूरा निचोड़, यानी यहाँ जो चीजें छूट गई हैं तो वो मैं आपको इस तरह से खड़े होकर नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरे नोट्स बनाए जाएंगे आपके लिए, और फिर वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि काफी सारे यूट्यूबर्स आपको वन लाइनर के रूप में सारी चीजें बता देते हैं, तो वो लास्ट वाली वीडियो इसी पूरे उत्तराखंड के भूगोल का निचोड़ होगी। तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं छूटेगी जो कि एग्जाम में आने वाली होगी और आपको पता नहीं होगी। तो उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें वो बता दूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उत्तराखंड के भूगोल में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। धन्यवाद।